ट्रम्प ने बात की है कि G7 को एक्सपेंड कर दिया जाए और इसके अंदर जो है रशिया और चाइना को एंटर किया जाए, लेकिन वो मुल्क जो कि पिछले 20-25 सालों से इसको अटेंड कर रहा है एज अ गेस्ट, हम बात करें इंडिया की, उसकी बात नहीं की, उसको सीट दिलाने की ट्रम्प ने बात नहीं की। और नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले ही ट्रम्प जो है G7 को खैराबाद करके चले जाते हैं। ये चीज दुनिया के सामने आ चुकी है कि ट्रम्प एक तरफ चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया को आगे ला रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अब जो है ट्रम्प की फॉरेन पॉलिसी जो है इंडिया को लेकर टोटली चेंज हो गई है। वो बात करता है चाइना की, वो बात करता है रशिया की, लेकिन जिसको वो अपना दोस्त मुल्क मानता है, इंडिया के अंदर ट्रम्प टावर बनाता है, लेकिन उसी इंडिया को ट्रम्प जो है इग्नोर कर रहा है। और नरेंद्र मोदी कनाडा तो गए G7 को अटेंड करने के, लेकिन 23 घंटों के अंदर अंदर वो वापस आ चुके हैं, जो कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बता रही है कि हम जो है अपने इंटरेस्ट के ऊपर काम करते हैं। G7 अब इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि इंडिया के मीडिया ये बात कर रही है कि ट्रम्प के ऊपर अब बिलीव करना नामुमकिन है और हम अपने एयर डिफेंस को अमेरिका के साथ किसी भी किस्म के कोऑपरेशन में नहीं लेके आएंगे। हम इंपॉर्टेंस देंगे SCO को, हम इंपॉर्टेंस देंगे ब्रिक्स को, जहां पर इंडिया को अपना फ्यूचर ब्राइट नजर आ रहा है। ट्रम्प की डोरी पॉलिसी पे बात करेंगे और नरेंद्र मोदी के कनाडा विजिट के ऊपर भी बात करते हैं। और आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम में आप भी फॉलो कर लें। बेसिकली अगर आप देखें ना, ओवरऑल सिचुएशन पाकिस्तान इंडिया की जो स्किरमिश हुई है इसके बाद की, वो सारी डिप्लोमेसी जो इंडिया की थी ना, वो सारी की सारी क्रम्बल कर गई है। अच्छा। लेवल ऑफ डिप्लोमेसी जो था वो सारा डाउनफॉल पे आ गया है, क्योंकि आप देखेंगे इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर थे, जिस तरह उनका अमेरिका में उनकी होस्टिंग होती थी और जो उनके मामला थे अमेरिका के साथ, जो लेवल ऑफ डिप्लोमेसी या क्या कहते हैं शेयर इंटेलिजेंस कह लें या स्ट्रेटेजिक उनकी कह लें, एक थी इकोनॉमिक और कल्चरल, वो सारी क्या कहते हैं बैकलैश पे चली गई, बैकफुट पे चली गई है। क्योंकि अगर आप देखें पाकिस्तान जो है क्या कहते हैं स्मॉलर और डिफेंसिव कंट्री है, और इंडिया क्या कहते हैं अपने आप को इधर समझता था कि मैं माइटी हूँ और क्या कहते हैं आसानी से दबा लूँगा। वो इस तरह का कुछ हो नहीं सका, जिसकी वजह से क्या कहते हैं पूरी वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी है वो फ्लरिश कर गई। ऑन द अदर हैंड जो इंडियन डिप्लोमेट्स थे या उनकी जो एक थिंकिंग थी वो क्या कहते हैं बैकफायर कर गई उन पर। अच्छा, अभी हमने देखा, मैंने पिछले 1 साल से इंडियन कंटेंट पे मैं काम करती हूँ, ठीक है, मेरा चैनल वही है। हम बड़ा ऑब्जर्व करते हैं कि नरेंद्र मोदी जब किसी मुल्क पे जाते हैं, इनका रेड कारपेट पे वेलकम कैसा होता है, इनके बॉडी जेस्चर क्या है और कितने कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। अभी हम इसके इंतजार में थे कि उनका रेड कारपेट कैसा होगा कि ट्रम्प जो है G7 को खैराबाद करके चले जाते हैं। बेसिकली जो आप देखें ना पब्लिसिटी स्टंट्स हैं जो नरेंद्र मोदी के, वो क्या कहते हैं काफ़ी देर से इसी तरह था। मिनिस्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंस एक बंदा हेड ऑफ द स्टेट अगर दे रहा है, हेड ऑफ गवर्नमेंट अगर दे रहा है एक कैमरामैन को, तो वो पब्लिसिटी स्टंट है बेसिकली। उसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या कहते हैं कि इंटरेक्शन लेवल दिखाने के लिए सब कुछ ड्रामे करता था, दिखाने के लिए। और रेड कारपेट पे वेलकम भी होता था ना, वो ड्रामा तो नहीं था ना, वो रेड कारपेट पे वार्मली वेलकम हो रहा है। एक टाइम होता है क्या कहते हैं जो जियोपॉलिटिक्स है वो तो सारी गेम है डिप्लोमेसी की। आप क्या कहते हैं अगर उनको देख लें, जो थे यूके के प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, उनके भी ये कोड था कि क्या कहते हैं डिप्लोमेसी टेलिंग समवन to go to hell in a way that they ask their direction towards it। तो वो क्या कहते हैं डिप्लोमेसी चेंज होती रहती है, फ्रेंड्स एनिमीज चेंज होते रहते हैं। तो इसी तरह ही आप देखें क्या कहते हैं जो इंडियन डिप्लोमेसी थी उसका एक बहुत सब कॉन्टिनेंट पे और ओवरऑल एशिया में भी एक इम्पैक्ट था, वो अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। मान रहे थे ग्लोबल साउथ का लीडर, आप लीडर SCO देख लें, ब्रिक्स के अंदर उन्होंने क्या कहते हैं आपकी मेंबरशिप रोक के रखी हुई। अब आप क्या कहते हैं करंट सिचुएशन देख ले, रशिया क्या कहते हैं पाकिस्तान की तरफ इंक्लाइन, तो हमें SCO से भी बाहर निकाल देता है। ये तो चाइना की वजह से हम टिके हुए हैं। चाइना अगर आप फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की अब देखें, मुझे लगता है पीक पे है। चाइना आपके साथ इन्वेस्टमेंट के लिए राजी है, रशिया आपके साथ, रशिया की तो इंटरेक्शन कहता है ट्रेड करूंगा। ट्रम्प डेलीगेशन आई थी, अमेरिकन डेलीगेशन आई थी, आज़रबाईजान के विजिट्स आप देख लें, तुर्की के विजिट्स देख लें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के, तो उनसे पता लगता है कि जो लेवल ऑफ डिप्लोमेसी है वो इंक्रीज हो गया। अब बड़ा इंपॉर्टेंट G7 से रिलेटेड सवाल पूछूंगी। चलिए, ये तो आपने हमें बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दी है कि दुनिया की पॉलिटिक्स जो है वो अपने इंटरेस्ट के ऊपर काम करती है, इंडिया भी अपने इंटरेस्ट पे काम करेगा। ट्रम्प ने यहाँ पर बहुत बड़ी गद्दारी की है इंडिया के साथ, बोलते हैं कि G7 को G8 कर देना चाहिए। तो इंडिया को लगा होगा शायद हमें कह रहा है, क्योंकि हम जो है इसके जो है मेंबर हैं 20-25 सालों से, तो शायद हमें शामिल करने की, और इंडिया डिजर्व भी करता है, दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में से एक है। तो बोलता है रशिया को कर दो, फिर कहते हैं नहीं G9 होना चाहिए, चाइना को कर दो। अब रशिया वो मुल्क है जिसकी इकोनॉमी 11 नंबर पे है और पूरे G7 कंट्रीज ने रशिया को बायकॉट किया हुआ है।
आपको पता, और जो रशिया से ट्रेड करता है G7 उसको भी बायकॉट करते हैं। तो G7 के अंदर बैठ के ट्रम्प ये बात करके आपको नहीं लगता कि G7 का मजाक बना दिया है? बेसिकली क्या कहते हैं, बेसिकली क्या कहते हैं, जो आप अगर देखें ना हिस्ट्री सारी, उसके अंदर जो पॉलिसी अमेरिका की रही है वो डुअलिस्ट थी। हाँ। जो है वॉर और टेरर देख लें, पाकिस्तान ने खमियाजा भुगता, जिधर जिधर अमेरिका गया वो तबाही लेके गया अपने साथ। हाँ। अब आप G7 की बात करें, G7 के अंदर क्या कहते हैं, मैक्रोन साहब का भी अभी ट्वीट आया था कि ट्रम्प चले गए वहाँ से, ये वो इररेलेवेंट वो इस तरह हो जाती है कि एक मुल्क जो अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव समझता है सारी दुनिया का, उसका जो प्रेसिडेंट है वो क्या कहते हैं एक समिट को एक लेवल ऑफ रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहा, तो उसकी वजह से क्या कहते हैं इररेलेवेंस इस तरह भी हो जाती है कि क्या कहते हैं जो इंटरनेशनल लॉ होते हैं उनको तो क्या कहते हैं अमेरिका कुछ समझता ही नहीं है। हाँ, और क्या कहते हैं एम्यूनल मैक्रोन ने तो सही मजाक उड़ाने का, ट्रम्प सीज फायर कराने गए हैं इसराइल और ईरान के बीच, ये उन्होंने मजाक उड़ाया ट्रम्प का, क्योंकि ट्रम्प बोलते हैं ना मैंने पाकिस्तान और इंडिया के बीच सीज फायर करा दिया। हालांकि इंडिया इसको कंडेम करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ट्रम्प बड़ी बड़ी भैंग रहे, तो ट्रम्प को फिर गुस्सा आ गया कि लो जी एम्यूनल मैक्रोन पब्लिसिटी कर रहा है। आप ट्रम्प का मैनिफेस्टो देखें, हाँ। ट्रम्प इलेक्शन से पहले कहते होते थे मैं एक कॉल के ऊपर इसराइल और पैलेस्टाइन इशू हल करवा दूंगा, हाँ, और यूक्रेन वॉर खत्म कर दूंगा, अमेरिका को ग्रेट अगेन बना दूंगा, इसी तरह उन्होंने कहा था। अब उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के बाद देख लें, यूक्रेन वॉर ने शिद्दत पकड़ ली और यहाँ पे क्या कहते हैं जो इशू सिर्फ फलस्तीन और इसराइल का चल रहा था वो ईरान तक पहुँच क्वेश्चन उठाया ट्रम्प पे जी कि ट्रम्प ने G7 के समिट में ऐसे बातें की है। जी ट्रम्प एट सेल्फ पॉपुलिस्ट लीडर है, वो जो बात करता है तो उसके पीछे पूरा कौम जो है ना वो खड़ा है। जी आप यूरोप की बात कर रहे हो तो यूरोप मानता किसको? अमेरिका को। जो अमेरिका कहता है यूरोप मानता है। अगर यूरोप ने रशिया से बाइकाट किया तो किसके कहने पे किया? अमेरिका के कहने पे किया है। सही है, सही है, सही है। अब अगर ट्रम्प ये बात कर रहा है कि रशिया को शामिल करो तो रशिया के साथ वीटो पावर है, चाइना के साथ वीटो पावर है, लेकिन रशिया तो 11th इकोनॉमी है ना, टॉप 8 में तो नहीं आ रहा। तो इंडिया के इकानमी तो टोटल 2 बंदों के हाथ में, उन 2 बंदों को निकालो तो इंडिया का इकानमी तो पाकिस्तान से भी ज्यादा खराब है। वो आप वो अंबानी अडानी की बात करें, लेकिन उन है दोनों तो को इंडिया के साथ ही ना। निकालो तो सही ना। ये तो वही इकानमी जो पाकिस्तान का 1960s में था। इंडिया के तो खुद के हालात ऐसे है कि आप इंडिया के इकानमी की बात कर रहे हैं, तो वहाँ के जाके इलिटरेसी का हाथ देखो, वहाँ के जाके पॉवर्टी के हालात देखो। सिर्फ ये नहीं है कि 2 बंदों ने जो है ना पूरे कंट्री को पकड़ा है, उसके इकानमी आप देख रहे हो कि वो 5th लार्जेस्ट इकानमी है, तो उसको जाके G7 में ऐड करना है। मेरे हिसाब से ट्रम्प की ये वाला पॉलिसी कि रशिया को ऐड करना है, चाइना को ऐड करना है, मेरे हिसाब से ट्रम्प की ये पॉलिसी बहुत अच्छी है, लेकिन इस पर मैं नहीं समझता कि वो दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, चाइना को वो नहीं इग्नोर करते हैं, अमेरिका आपको पता है चाइना को, लेकिन सर ये ही ट्रम्प था जब वो इलेक्शन में आने से पहले ये नरेंद्र मोदी के लिए अमेरिका में प्रोग्राम रखता था। हाँ। और आई लव मोदी, आई लव इंडियंस, समझ आई। हाँ। और फिर ये कहता था इंडिया F-35 ले लो, आपकी सिक्योरिटी पे ट्रम्प कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। इतना मीठा बन रहा था, और आज इंडिया बोल रहा है कि नहीं नहीं G7 हमारा मुस्तकबिल नहीं है, हमें अब G7 को इम्पोर्टेंस देनी नहीं है, हमें अपना फ्यूचर नजर आ, हम अब SCO की तरफ जाएंगे, हम अब ब्रिक्स की तरफ जाएंगे, हमें अमेरिका का दोगला चेहरा, अमेरिका कभी हमारा दोस्त नहीं था, ना है और ना होगा। सही है, देखिए ये बात तब होती है ना जब आपके स्टेक होता है। इंडिया का था स्टेक, हाँ। पे लगाम के बाद इंडिया का हालत सबने देख लिया, हाँ। कि वो तो खुद को नहीं बचा सकते, तो उसके इतने इकानमी का करना क्या अगर अपने स्टेट को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। हाँ। सही है, तो उसके हालत ने हमने देख लिए, उसको पता चल गया कि इंडिया ना मेरे किसी काम के आना है। वो पाकिस्तान से दुश्मनी नहीं निभाती तो चाइना से खाक दुश्मनी निभाएगी, तो उसने जाना ही दूसरी तरफ है ना। अब अगर वो दुश्मनी निभा ही नहीं पा रहा ना पाकिस्तान से, वो जो है ना अपना S-400 के उसके वो जो सिस्टम था वो तबाह हो गया। ठीक है। उसके जो फ्रांस ने जहाज़ी दिए थे वो तबाह, राफेल दिए थे वो तबाह हो गए, तो उसकी कैपेबिलिटी है नहीं कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। अब इंडिया की कैपेबिलिटी डैमेज हुई तो ट्रम्प ने यू टर्न ले लिया है कि बात ही खत्म। अब इस इंडिया का मैंने करना ही किया है। ठीक है, कनाडा पे भी आ जाते हैं। कनाडा G7 को इस साल होस्ट कर है। साइप्रस के अंदर नरेंद्र मोदी 2 दिन रहे हैं और कनाडा में 23 घंटे के अंदर अंदर वापस आ गए हैं। तो इतना शॉर्ट पीरियड कनाडा में जो गुजारा है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या मैसेज दुनिया को दे रही है? इंडिया के फॉरेन पॉलिसी मेरे हिसाब से सारी जो है ना ये नरेंद्र मोदी ने अपने हाथ में लिया है। कभी उधर फेंकता है, कभी इधर फेंकता है। उसका तो हर बात की ना कोई सर होता है ना पाव होता है, बस जो उसको कहना आता है तो बस कहते हैं। और उसके बारे में बिलावल ने बहुत अच्छा बताया कि ये टीमो वर्जन ऑफ जो बिलावल की कमेंट है, हाँ वही है। हाँ। तो मेरे हिसाब से तो नरेंद्र मोदी वही चीज़ है, चाहे पॉपुलिस्ट लीडर है,
ठीक है। सही है, और अपने जो है ना स्टेक को रखने के लिए वो कुछ ऐसे हरकत करते हैं जिस तरह उसने पहले काम का किया है। हाँ। तो ये इंडिया का क्या कसूर है? पहले ये कह रहे थे कि हम इंडिया को जो है ना ग्लोबल साउथ का लीडर बनाएंगे, इंडिया को एम्पावर करेंगे, चाइना को हमने जो है बैक पे लेके जाना, और अब एकदम से इंडिया, अब देखिए मुझे तो लगता है ट्रम्प इस वजह से निकल गया क्योंकि नरेंद्र मोदी वहां पहुंचने वाले थे। पहले कह रहे थे मोदी आई लव यू, आई लव इंडियन, और अब उन्हीं के साथ दोगली पॉलिसी। इंडियंस जो है क्या कहते हैं, इंडियंस का बेसिकली मसला ये है, मसला नहीं शर्मिंदगी का बाइस हमारे हमसाए हैं, हमें कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो एक परसेप्शन इंडिया का बन गया हुआ था ना कि क्या कहते हैं एशिया के अंदर पुलिसिंग या क्या कहते हैं जज एंड जूरी वो इंडिया बनेगा, वो क्या कहते हैं इस तरह पॉसिबल नहीं है एक तो, और दूसरा उन्होंने ये जो हमारा ऑपरेशन हुआ है हमारी अफवाज की तरफ से बनियानुल मरसूस, उसमें सारी दुनिया ने देख लिया कि कितने जोगे हैं ये लोग और क्या कहते हैं इनकी वर्थ क्या है और यहाँ इनकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। अच्छा। जिसकी वजह से मुझे लगता है कि क्या कहते हैं जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट कह लें या उनके एडमिनिस्ट्रेशन एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है, या उनकी क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कह लें अमेरिकन, उनको समझ आ चुकी है कि क्या कहते हैं जो जिनको हम लोग क्या कहते हैं सपोर्ट कर रहे थे वो भी इस लेवल पे नहीं पहुंचे कि तो फिर वो रशिया को सपोर्ट कर रहा है जिसको G7 ने कब का निकाल दिया हुआ है। पहले G8 होता था, फिर G7 हो गया, और फिर वो जिस चाइना को थ्रेटन करता है उसी चाइना को कहते हैं G9 में कर दो। तो फिर इंडिया को कहता था आप मेरे दोस्त हो, आप मेरे पार्टनर हो, और सेरेमनी पे इंडियंस को बुलाते हैं। नरेंद्र मोदी के लिए जो है वाशिंगटन DC के अंदर बड़े बड़े कार्यक्रम रखता है, वो फिर क्या था? ये सारी डुअलिस्ट, मैंने आपको बताया ना डुअलिस्ट पॉलिसीज हैं अमेरिका की। यूएस से हमेशा खेलता रहा है दोनों साइड से, पाकिस्तान में भी, अफगानिस्तान में भी, इराक में गया, इराक में क्या कहते हैं वो वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं उनको मिला, सारे का सारा उन्होंने ज़ाया कर दिया इराक को। उसके बाद अब ईरान में भी इनका यही था कि क्या कहते हैं रेजिस्टेंस चेक करके यहाँ पे भी रिजीम चेंज, अगर आप ट्विटर वगैरह में अफगानिस्तान वाला अफगानिस्तान वाला, और एट द एंड ऑफ द डे अगर आप देखें अमेरिका जिस कंट्री के साथ उसने कोलैबोरेशन की है उन्होंने खमियाजा भुगता है। और क्या कहते हैं एशिया की बात रह गई, एशिया के अंदर क्या कहते हैं बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, रशिया, चाइना, उसके बाद क्या कहते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं। आपको लगता है वो क्या कहते हैं सिर्फ एक इंडिया की बात सुनेंगे या इंडिया उनको कंट्रोल कर सकता है? एट दिस स्टेज जब उन्होंने क्या कहते हैं अपने से मच स्मॉलर कंट्री से क्या कहते हैं एक इतनी बड़ी डिफीट एक्सेप्ट की है, और क्या कहते हैं आप देख लेना मतलब एक कंट्री मतलब आप कह रहे हो कि इंडिया पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा मुल्क है और पाकिस्तान उससे 4 गुना छोटा मुल्क है, और 4 गुना छोटे मुल्क ने 4 गुना बड़े मुल्क को जब जवाब दिया है तो इंडिया की क्रेडिबिलिटी, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की डिप्लोमेसी, इंडिया की सोशो इकोनॉमिक और कल्चर जो स्ट्रेटेजी थी वो फ्लॉप होती है। ये सारा क्रम्बल कर चुका है, ये सारा आप कह लें। देखिए इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इकोनॉमी आज भी हम मानते हैं कि दुनिया में ग्रोइंग है। आज इंडिया पता क्या बोल रहा है कि अच्छा हुआ हमने इनके साथ एयर डिफेंस डील साइन की, ये यूरोप को हम ट्रस्ट कर सकते हैं, रशिया को कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका जैसे मुल्क को इंडिया कभी ट्रस्ट नहीं करेगा। तो ये आप देख लेना, हम ब्रिक्स पे वो अब इंडिया के आज का बयान इंडिया का, वो कह रहे हैं अब हम तो पहले G7 को मुस्तकबिल समझते थे, ट्रम्प ने ये आज G8 और G9 में हमारा नाम नहीं लिया, अब हम बात करेंगे SCO की, हम बात करेंगे ब्रिक्स की। लॉन्गर टर्म में इंडिया को अगर आप देखें तो मुझे लगता है इनको बहुत ज़्यादा बैकलैश आएगा, क्योंकि अगर आप जो SCO का समिट हुआ है जिसको इंडिया ने बाइकआउट किया और इसराइल की सपोर्ट की है, उन्होंने अपने जो रीजनल पावर्स हैं उनको आंखें दिखाई हैं, और क्या कहते हैं सिर्फ किस लिए अमेरिका के लिए। अगर अमेरिका एक डुअल गेम खेल रहा है तो इंडिया भी अब उस साइड पर जा रहा है। एट दी एंड क्या कहते हैं आइसोलेशन में इंडिया चला जाएगा इस तरह, और अपने जो एलाइज वगैरह जो पुराने काफ़ी पुराने रशिया जैसे एलाइज उनको भी खो देगा, और एट दी एंड क्या कहते हैं इनको कंप्लीट आइसोलेशन का सामना भी करना। इंडिया को क्या करना चाहिए, क्योंकि हम तो एक न्यूट्रल वेन्यू से इस सब मामला को देख रहे हैं G7 से। अब तो इंडिया बोल रहे हैं कि G7 में अब नरेंद्र मोदी नहीं जाएंगे, हम अपने ना फॉरेन लेवल का और कोई ऑफिसर भेजेंगे, क्योंकि ये अब ये इर्रेलेवेंट हमारा जब नाम ही नहीं है तो हम क्यों इसको इतना हाई प्रोटोकॉल लेवल पे अटेंड करें। मोदी 23 घंटों के अंदर अंदर वापस भी आ गया। इंडिया क्या कहते हैं देखे ना, स्टार्टिंग में जो गांधी का इंडिया था वो एक सेकुलर इंडिया था, आगे भी सेकुलर रहा। जब से RSS और BJP पावर में आई है उनकी सारी आइडियोलॉजी चेंज हो गई है। हिंदू डोमिनेशन का जो प्लान था और सब कॉन्टिनेंट को क्या कहते हैं एक दफ़ा अगर आप उनका अखंड भारत का ही कॉन्सेप्ट देखें वो पूरा इम्प्रैक्टिकल एक चीज़ है, जिसके ऊपर उन्होंने अपने सारे रिसोर्सेज अपने सारे मामलात जो उसके सराउंडिंग बना लिए हुए हैं, जिसकी वजह से क्या कहते हैं मैं समझता हूँ कि जो
बाकी नेबरिंग कंट्रीज़ है ना, वो इंडिया के ऊपर क्या कहते हैं एक बहुत बड़ा प्रेशर ग्रुप साबित होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या कहते हैं बोलने में और सुनाने में अच्छी लगती हैं, प्रैक्टिकल या रियलिटी से बहुत दूर हैं। इंडिया क्या कहते हैं अपनी जो इस टाइम जो हरकतें कर रहा है इनको भुगतनी पड़ेंगी, और ये जो एक लेवल ऑफ डिप्लोमेसी इतने सालों से लेके चल रहे थे तो अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ, वो सारी क्रम्बल कर जाएगी अगर इनकी हरकतें ना बदली। आप यहाँ से हिसाब लगा लें कि क्या कहते हैं जो नरेंद्र मोदी है उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इसराइल अपने सेल्फ डिफेंस में है, वो वेस्टर्न मीडिया को क्या कहते हैं तरजीह देते हैं अपने ईस्टर्न मीडिया से, ऑथेंटिक रिसोर्सेज से। अगर आप देखें इसराइल ने क्या कहते हैं काफ़ी देर से ये ड्रामा शुरू कर दिया हुआ था कि हम ईरान की रिजीम चेंज करेंगे या आयतुल्लाह खुमैनी को क्या कहते हैं हम मारेंगे। तो ये क्या कहते हैं अगर एक कौम है उसका लीडर मर जाए, गैरतमंद कौम आप देखें जिनका मोराल वॉर के अंदर भी डाउन नहीं हो सका, क्या वो चीज़ ये बर्दाश्त करेंगे? उसका जो क्या कहते हैं कि रप्शन आएगी या जो रिएक्शन आएगा ईरानियंस की तरफ से वो कितना स्ट्रांग होगा। और क्या कहते हैं इंडिया जो बॉर्डर नहीं शेयर करता वो क्या कहते हैं वो बर्दाश्त कर सके। का तो चाबहार पोर्ट के ऊपर एक बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। इंडिया ने तो चाबहार पोर्ट पे अफगानिस्तान को भी अपने साथ इंगेज करवा दिया कि इधर हमारे पास गवादर है, तो कहते हैं हम चाबहार की तरफ जाएंगे। तो इंडिया का वो एक तरफ अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट डूबा, अब चाबहार का प्रोजेक्ट, और अगर अमेरिका के साथ जिस तरह अब इंडिया का ट्रस्ट लेवल वो नहीं रहा, तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कोर का क्या फ्यूचर नजर आ रहा है? वो तो कहते हैं सी पैक से बड़ा फ्यूचर है। सर देखिए इंडिया की जितनी भी इन्वेस्टमेंट है इसको सारे को किस तरह इकट्ठी करेगा? इंडिया बेसिकली इस टाइम मुझे लगता है आप भी जो जिस तरह बता रही हैं इंडिया निगलेक्ट कर रहा है दूसरी पावर जो रीजन में उनको। और सबसे बड़ी बात मिडल ईस्ट आप देख लें और एशिया के अंदर देख लें, जो क्या कहते हैं डोमिनेटिंग कंट्री हैं, इस्लामिक डोमिनेटिंग कंट्रीज़ हैं, वो आपको या किसी और को शक भी नहीं होना चाहिए इस चीज़ का कि वो इसराइल के लिए या इंडिया के लिए किसी भी तरीके से बेनिफिशियल होंगी। और जो मिडल ईस्ट इंडिया कॉरिडोर है वो तो वैसे भी हॉल्ट पे आ गया था स्टॉर्म अल-अक्सा के बाद, तो वो क्या कहते हैं वो जो चीज़ है उसकी वजह से क्या कहते हैं इंडिया को बहुत नुकसान होगा, और इनके जो प्रोजेक्ट सेंट्रल एशिया के साथ है वो भी सबोटाज हो जाएंगे, क्योंकि इंडिया की जो पॉलिसी है अब वो हम देख रहे हैं बिल्कुल शिफ्ट कर रही है। हाँ, शिफ्ट हो रही है। और वो जो शिफ्टिंग है उसकी वजह से इंडिया को बहुत नुकसान होगा। जब क्या कहते हैं जनरल पब्लिक का परसेप्शन, नैरेटिव बिल्डिंग हमने उनकी देख लिया वॉर टाइम में, जो क्या कहते हैं चीज़ें इंडिया या इंडियन मीडिया कर रहा है, गोदी मीडिया कर रहा है, उनका इनको नुकसान होगा, क्योंकि एक जो कह ले तबका। हाँ, इंडियन मीडिया नहीं गोदी मीडिया कहते हैं, बड़े अच्छे इंडियन चैनल्स हैं, बड़े अच्छे रिपोर्टर्स भी हैं। वो गोदी मीडिया जो नैरेटिव बिल्डिंग कर रहा है, इनको क्या कहते हैं एक तबका ज़्यादा दबाया नहीं जाता। वो जब ऑपरेशन के इस लेवल पे चले जाएंगे तो इनको जब रेजिस्टेंट मिलेंगी तो क्या कर लेंगे ये लोग? सही बात है, जो खतरा है बहुत बड़ा, जी बिल्कुल। बहुत बड़ा बाकी क्या कहते हैं जो ईरान वॉर है उसका बहुत बुरा इम्पैक्ट होगा इन पे, क्योंकि इनको ये था कि ईरानियन रिजीम जो है इतनी स्ट्रांग नहीं है, इनकी इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन वो अभी तक तो काउंटर कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं। उसका सबूत ये है कि नेतन्याहू ने अपने जो इंटरनेशनल मीडिया है उनको कवरेज करने से सेंसरशिप लगा दी है। तो इससे ज़्यादा एक इंसान को मतलब डर का माहौल है, ये तो है सर। पहलगाम के बाद कहीं ना कहीं सवाल तो उठे एक जो ट्रैक पे इंडिया जाते, जैसे हम कह रहे थे बड़ी तगड़ी फॉरेन पॉलिसी है, तो जब अटैक हुआ तो कोई उनके सपोर्ट में नहीं सपोर्ट में आए नहीं है, और अपनी एक फॉरेन पॉलिसी को कहते हैं बड़ी वीक है टर्की और अजरबैजान।